हिसाब से कि आप लोगों का जवाब ऐसा होना चाहिए कौम के बिहाफ पे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कहाँ होता है। जब तक वो बात नहीं करेंगे, जब तक वहां कान पे मतलब में बात क्या होगी, हम कितनी भी बड़ी कौम का गद्दा है कि नहीं, वो हमारे नक्की करना है। ये जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम कौम वाले परेशान होते ही रहेंगे। ये हमारा देखने की बात है। मेरे थोड़ा लेट हो गया, वक्त भी कम है और खास करके बात की हुई है कि मेरे को लॉ के हिसाब से तो कुछ बोलना नहीं, जनरल खाली बात करनी है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इंडिपेंडेंट की मूवमेंट किसने करी थी? वकीलों ने। और ये लड़ाई कैसे लड़ना है, जैसे ऑलरेडी अबरार सैयद साहब ने बोला, यहां से हर वकील का खुद की सलाहियत के हिसाब से होगी। हमारे जैसे कॉमन आदमी लिखेंगे और आप लिखेंगे, उसमें फर्क होगा। आप लोगों का ड्राफ्टिंग बेहतर होगा, आप लोग लॉजिकल रीजन के साथ बताएंगे और प्रैक्टिकल जेपीसी मान जाएगी। ऐसा नहीं है। मुसलमान कौम जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में आके खाली सिर्फ इतना करते हैं कि भाई चलो एक काम करो कि अपने कॉमन मैन से भी मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग बेशक करने का मकसद कोई है, उसमें जागृति आ जाए और मतलब में ऐसी जागृति होनी चाहिए कि आज के बाद कौम के गद्दारों को बाहर निकालना है और वक़्फ़ का गलत इस्तेमाल करने वाला मैं हमारे नहीं होगी तो मैं गलत करूंगा। अगर हमारा ये सेट ऐसा है जिसको कुछ सब कुछ हुआ है, हम ऐसी गलतियां कर सकते हैं तो छुपा के कभी नहीं कर सकते। हमारे दोस्त हैं बार काउंसिल के मेंबर जनाब गुलाब खान वगैरह ने अहमदाबाद के वकला हजरात को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के मुतालिक तकरीबन 250 से 300 वकला हजरात अहमदाबाद के आज यहाँ जमा हुए थे और इस मीटिंग में जो अमेंडमेंट बिल है उस पर जो प्रोविज़न्स है अमेंडमेंट की, उस पर हमारे यहाँ के एडवोकेट्स ने काफ़ी अच्छी बातें रखी और वकला हजरात के जानिब से ये अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कही गई और तमाम वकला हजरात पूरे अहमदाबाद शहर में घूम करके जहाँ जहाँ भी वो लोग जा सकते हैं इस अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कहेंगे। और 13 तारीख तक जो मियाद रखी गई है जेपीसी के पास बात रखने की, तो जेपीसी को ये बात हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये वक्फ के कानून के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामिक शरई कानून के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वक्फ के ख़िलाफ़ है और ये पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। ये बात आज वकला हजरात ने इस मीटिंग में की है। देखिए ये पूरे, चाहे किसी के पास भी जाते हो, वो अरब कंट्रीज़ में जाते हो या किसी और कंट्रीज़ में जाते हो, लेकिन उनका एजेंडा एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम होने के साथ साथ वो किसी भी तरह से मुसलमानों के पर्सनल लॉज, मुसलमानों के कॉमन सिविल कोड के ख़िलाफ़ की बात करते हैं और वक्फ के कानून को गवर्नमेंट के अंडर में लेकर के वक्फ के कानून को ख़त्म करने की बात करते हैं। जिस तरह से मुस्लिमों के ख़िलाफ़ के कानून पिछले गवर्नमेंट ने भी पास किए, ट्रिपल तलाक का कानून लाए, CAA का कानून लाए, अभी लाल किले पर जा कर के मोदी ने कहा कि हम CAA कॉमन सिविल कोड को लाएंगे। ये सारे जो कानून हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के इस खिलाफ़ का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो वो किसी तरह से मुसलमानों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग कुछ अपने मुफाद के लिए पार्टी में ज्वाइंट हो सकते हैं, लेकिन आम मुसलमान जो है, जो मास मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से कभी भी जुड़ने वाला नहीं है। ये सीरीज़ है अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, ये 3 बड़े शहरों में प्रोग्राम होने वाले हैं और होने जा रहे हैं और हम लोग पूरी मुहिम लेकर के चले हैं। वैसे तो निज़ाम औकाफ के नाम से हम लोग 2016 से वक्फ के अवेयरनेस की मुहिम लेकर के चले हैं और अभी जो अमेंडमेंट की बात आई है, अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ भी लोगों को जागरूक करने की बात हमने की है और मुसलमान और जो लोग इस बात को मानते हैं कि ये हमारे आइन के ख़िलाफ़ है ये कानून, उस कानून के ख़िलाफ़ जो गैर मुस्लिम है वो भी ताउन करते हैं। तो क्या गुजरात की कुछ वकला की टीम भी जाएगी, जेपीसी के मेंबरों से बातचीत करेगी? देखिए, गुजरात से कुछ लोगों को हमने तय किया है, उसमें वकला हजरात भी होंगे और NGOs के भी लोग होंगे और लीडिंग जो मुस्लिम है तंजीमों के लोग, वो सारे लोग भी हम लोग पर्सनली जा कर के जेपीसी के पास हमारी बात रखेंगे। देखिए, जहाँ तक बात वक़्फ़ एक्ट की है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उसका विरोध कर रहा है और वो कहीं भी मुसलमानों के हक़ में नहीं है, ना उनके औकाफ के हक़ में है, ना वक़्फ़ के हक़ में है। तो
हर तरफ से ये मूवमेंट चल रही है कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और जब ये बात मेरे सामने भी आई तो एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल मुझे भी लगा कि मैं अपना कुछ ताउन इस कौम के लिए या इस कायदे को रोकने के लिए करूं। तो तय हुआ कि एक प्रोग्राम अहमदाबाद में भी किया जाए वकला हजरात का। और आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर वकला हजरात यहाँ पर आए हैं, अपनी बात पेश की, अपनी रजूआत पेश की। और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पे जेपीसी के सामने मेल वगैरह से रजूआत भी हम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रूबरू भी जाकर वहाँ अपनी बात करेंगे। देखिए वक्त बहुत कम है, 13 तारीख तक का डेडलाइन है। अब 13 तारीख तक पूरे गुजरात में पहुँचना और पूरे गुजरात के वकीलों तक ये बात पहुँचाना बहुत मुश्किल है, पर आपके ज़रिए हम ये बात पहुँचा रहे हैं कि आप इसको पूरे गुजरात में पहुँचाइए। और अगर वक्त मिला, अगर एक्सटेंशन जेपीसी ने दिया तो इंशाल्लाह पूरे गुजरात से हम एडवोकेटों को अहमदाबाद में बुलाएंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम अहमदाबाद की सरजमीन पर हम करके दिखाएंगे और इसका विरोध हम करके दिखाएंगे। तो आज हमने उनको ये बताया कि ये वकील जो वक़फ़ अमेंडमेंट एक्ट है इसमें क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, और एक मेल हमने तैयार किया है, एक रफ ड्राफ्ट बनाकर हमने वकला हजरात को कॉपी दी है कि आप इसको अपने ढंग से चेंज करिए, अपनी बात रखिए और मेल करके इसका विरोध जेपीसी को पहुंचाइए। कैसा सजेशन है आपका? रिस्पेक्ट आप देख रहे हैं कि उसका रिएक्शन बहुत अच्छा है। और इतने वकील हजरात इतने वक्त तक बैठ गए एक जगह पर, ये बताता है कि वकीलों को फिक्र है, चिंता है और वकील इस बिल के विरोध में है। राय क्या दी जा रही है? सभी मतलब हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाकर अपनी बात कहेंगे। अहमदाबाद से और गुजरात से मैं आगेवानों को, वकील आगेवानों को बुलाऊंगा, एसोसिएशनों के प्रमुख को बुलाऊंगा और उनके साथ ले जाकर दिल्ली में रजूआत भी करेंगे। आपको लगता है कि ये एक गैर संवैधानिक है, और अगर इस तरीके से वक्फ में अगर सरकार मुदाखलत करती है तो दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी बहुत सारी अपनी संवैधानिक चीज़ें हैं, तो उसमें भी वो दखल अंदाजी करेगी और फिर हिंदू मुस्लिम एकता की भी यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रोग्राम तय हुआ है ये सिर्फ 3 रोज़ के अंदर तय हुआ है। और अगर वक्त मिलता तो मैं ऐसे जो लोग, जिसे बहुत मेरे साथ में एक बार काउंसिल के मेंबर है, मैं उनको भी लाता जो नॉन मुस्लिम है, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, दलित आगेवानों को भी बुलाने की मेरी कोशिश थी, पर वक्त ने इजाज़त नहीं दी। और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एक्सटेंशन मिला तो ऐसे सारे लोगों को बुलाकर, जो कम्युनल नहीं है, ऐसे पूरे लोगों को बुलाकर उनके साथ में बात रखी जाएगी और आगे रजूआत भी होगी। सर, ये पहला स्टेप है वक्त के लिए, अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नाफिज कर दिया जाएगा धीरे-धीरे? देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, उसकी पहली सीढ़ी ये वक़फ़ एक्ट अमेंडमेंट है। अगर ये कामयाबी हो गया बीजेपी सरकार से या एनडीए सरकार से, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही है। और उसका ये पहली सीढ़ी पर ये इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। अगर ये नाकाम हुए तो वो रह जाएगा, अगर कामयाब हुए तो सिविल कोड आने वाला है और वो कुछ वक्त में आ जाएगा। तो मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने के नाते इन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों के बीच में ला करके बिठाया। मैं इनको धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि आज जो बहस हुई है वो एक सीधी सादी विरोध करने वाली बहस नहीं थी। आज इन्होंने, मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज इतने सारे वकीलों को एक साथ अपने साथियों को बुलाकर ये ज्ञान देने की कोशिश की कि वक्फ एक्ट क्या है, और उसकी बुनियाद किसी सरकार की नहीं है, कुरान में इसकी बुनियाद है। और ये 1400 साल पुरानी है, ये आजकल पैदा होने वाली चीज नहीं। एक दूसरी बात, इनके आज के हमारे जो वक्ता थे वो इतने जबरदस्त अभ्यासु और नॉलेजेबल थे कि इन्होंने आज इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा बात की कि जिन लोग वक्फ एक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ऐसे लोगों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की।
तीसरी बात, ये सबसे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने जा रहे हैं और इसके पीछे इनका मकसद जो है वो पॉलिटिकल है, प्योरली पॉलिटिकल, कोई दूसरा कोई मकसद नहीं। क्योंकि इन्होंने इससे पहले तलाक की, 3 तलाक की बात किया, कोई फायदा नहीं। कॉमन सिविल कोड की बात की, कोई फायदा नहीं। नागरिकत्व की बात की, कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने राम मंदिर बनाया, कोई फायदा नहीं। अब इनका नजरिया सिर्फ एक बात पर है कि कोई ऐसा काम करो जिसको लेके पूरे देश में नाइतफाकी पैदा हो जाए, देश का माहौल बिगड़ जाए। अब लंबे ये इनके बद इरादे हैं। आप लंबे वक्त तक कांग्रेस में थे। एक राजनीतिक सवाल ये है कि अगर ये बिल आ जाता है तो क्या जो ठेके वाली सरकार है उसको दिक्कत होगी? उसके जो सहयोगी दल हैं जैसे नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, इन लोगों को शेपनर माना जाता है, लेकिन ये भी देखिए, एक बात समझ के चलें कि आज जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं। और एक बात ये बहुत साफ है और ये सभी लोग जानते हैं, इन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले जो थे पंजाब के नेता, उनको निगल लिया पहले। उसके बाद इन्होंने शिवसेना को भी खत्म करने की कोशिश की। जितने छोटे दल हैं इनको ये निगलने की कोशिश हमेशा से करते आए और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, चंद्रबाबू भी जानते हैं और ये मतलब चिराग पासवान भी जानते हैं। और उनको भी दिख रहा है कि हमारे दिन भी बहुत शॉर्ट है और कभी भी ये सामने आ जाए, मैदान में आ जाए, इसमें कोई तो राय नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अब भाजपा में भी नाइतफाकियां बहुत ज्यादा है। तो आरएसएस भी आपस में बहुत डिफरेंस ओपिनियन खड़े हो चुके हैं, तो वो अपना खुद का दल भी अभी तो सेफ नहीं है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव के अंदर क्या हो रहा है, झारखंड में क्या होने वाला है, कश्मीर में क्या होने वाला है, सब बातें साफ हैं। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो कोई इसको बचा सके ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो अब आखिरी मामला इनको ये देख रहा है कि देश में ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसको लेकर के फिर एक बार इनको कोई किसी तरह की राजनीतिक सफलताएं मिले। अच्छा, दूसरा उसी सब इस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुलकर बोलने लगे हैं मुसलमान। पहले तो और संख्या बोला करते थे, अब कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के 2 बड़े नेता जब खुलकर ये कर रहे हैं कि आप बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं उनको भी इस मामले में बुलंद आवाज नहीं करनी चाहिए इस नाइंसाफी के खिलाफ? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले भी बोलते थे तो खुल के ही बोलते थे। सवाल ये था कि मीडिया कवरेज नहीं देता था। गोदी मीडिया ने कभी इनको कवरेज देने की कोशिश नहीं की या इनको हमेशा एक तरफ रखा। बाकी बोलने में इनको बेबाक तरीके से दोनों बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। लेकिन आज एक बात इन्होंने समझ ली है कि अब हम इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जनता ने इनको इनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। ये जननायक बन चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ बात है। दूसरी बात ये भी है, जैसा इन्होंने सवाल किया, नायडू हो या नीतीश कुमार हो, और ये उड़ीसा वालों को भी पता तो चल गया नायक जी को, समझे। तो अब इनके साथ कोई टिकने वाला है ऐसा मैं मानता नहीं, और कभी ना कभी इनको बाहर तो आना ही है। कम से कम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए भी बाहर तो आएंगे, वरना और मैं नहीं समझ रहा कि अब ये कोई लंबा इनका खेल चले।